हम मेंडल एवं उनके प्रयोग के बारे में बात करेंगे। मेंडल को जैसा कि आप जानते हैं आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपना जो प्रयोग था वह जो मटर का पौधा होता है उसके ऊपर किया था, जिसमें उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले एक गार्डन पी को चूज़ किया। इनका जो जन्म हुआ ये 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही एक छोटे से गांव से ये रिलेट करते हैं। उस गांव का नाम है सिलसिया। ये कृषक परिवार से थे। इनका जो ज़्यादा हिस्ट्री है इस तरीके से हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग इनके प्रयोग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनके प्रयोग से रिलेटेड कुछ बात है कि इनका प्रयोग क्या था, 18th सेंचुरी में था, ठीक है। 1800 ईस्वी में इनका ये प्रयोग चल रहा था मटर के पौधे पर। और उसी टाइम जब मेंडल जेनेटिक्स से रिलेटेड इस इस तरीके का प्रयोग कर रहे थे, उसी टाइम जो डार्विन थे, डार्विन उस टाइम के बहुत ही विख्यात एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं का ही बोलबाला उस टाइम चल रहा था। तो जो डार्विन थे उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था किसके ऊपर, इवोल्यूशन के ऊपर, विकास के ऊपर, ठीक है, कि किस तरीके से इस पृथ्वी का विकास हुआ है, कैसे जो बंदर है उनको किस तरीके से पूर्वज माना जाता है। पूर्वजों के बारे में, जीवाश्म के बारे में उन्होंने इस तरीके से अपना प्रयोग किया था, जिसके ऊपर जब मेंडल ने अपने प्रयोग को क्या है वैज्ञानिकों के सामने रखा, तो उनको उस वक्त यानी कि 18th सेंचुरी में उनके जीते जी, ठीक है, उनके जीते जी उनको वह श्रेय नहीं मिला जो कि उनको मिलना चाहिए था। उनका जो प्रयोग था वो सक्सेसफुल था, लेकिन उस कंडीशन वो कंडीशन ही ऐसा था कि डार्विन का जो विकासवाद का प्रयोग था उसके सामने उन्होंने मेंडल के इस प्रयोग को नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से उनको वह श्रेय नहीं मिल पाया जो कि उनको मिलना चाहिए। इसके बाद 1900 ईस्वी में, ठीक है, 1800 ईस्वी से हम लोग कहाँ गए, 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में जो 3 वैज्ञानिक थे, उन 3 वैज्ञानिकों के द्वारा फिर से रिक्रिएट किया गया मेंडल के प्रयोग को। उन्होंने फिर से दोहराया, ठीक है। मेंडल ने जो अपना प्रयोग बताया था उसी प्रयोग को फिर से दोहरा कर वही लक्षण उन्होंने प्राप्त किए, फिर जाकर उनको वह श्रेय प्राप्त हुआ। तो चलिए उन 3 वैज्ञानिकों के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इसको हम लोग देखेंगे मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज, रीडिस्कवरी, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेंडल को अपने जीवन काल में वह श्रेय नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। तो 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ह्यूगो डी व्रिज, कार्ल्स कॉरेंस और एरिक वॉन शेमाक, ठीक है। ये तीनों वैज्ञानिक हैं, ह्यूगो डी व्रिज है, कॉरेंस है और शेमाक है। इन तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर उनके प्रयोग को क्या किया, रीडिस्कवर किया, जिसके वजह से और साथ ही साथ उन्होंने वही क्या है निष्कर्ष प्राप्त किए जो कि मेंडल ने प्राप्त किया था। इसके बाद मेंडल के वंशागति संबंधी नियमों को पूरा सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक है। 1905 में बेटसन तथा पुनेट ने बताया कि मेंडल के नियम लैंगिक रूप से जनन करने वाले सभी पौधों एवं जंतुओं में क्या है, सही हैं। तो उनके मृत्यु के बाद उनको यह श्रेय जो उनको मिलना चाहिए था वह मिल गया। किसके कारण, इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा। तो देखिए उनके प्रयोग में क्या हुआ है, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए क्या है एक साधारण सा जो गार्डन पी रहता है, ठीक है, मीठी मटर रहता है, उसको चूज़ किया। देखिए काफ़ी सूझबूझ कर क्या, तो हम लोग ये देखेंगे कि उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चूज़ किया, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो उसके कारण है, देखिए फर्स्ट में क्या दिया है कि जो मटर का पौधा होता है वो क्या है, 1 वर्षीय होने के कारण मटर का जीवन चक्र छोटा होता है, यानी कि क्या है उनको हम लोग जल्दी से उगा के जल्दी से उनका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, अतः पौधों का अध्ययन कई पीढ़ियों तक आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग एक ही जो मेंडल थे अगर प्रयोग किया जाए तो एक ही पीढ़ी में किसी का भी रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, उसको कई पीढ़ी तक उगाना पड़ा उनको, ठीक है।
कई मतलब क्या बोलना चाहिए 10-12 पीढ़ी बोल सकते हो, इस तरीके से 10-12 पीढ़ी के बाद उनको ये रिज़ल्ट प्राप्त हुआ, उनका जो अनुमान था वह सही था। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रयोग करने में बहुत साल लग गए हैं। अगला क्या है, मटर के पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, मटर के पौधे क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल उसी में होने के कारण उसमें स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ क्या है, अगर उसके मेल वाले पार्ट को क्या है काट कर अलग कर दिया जाए तो उसमें पर परागण की संभावना बढ़ जाती है। अगला है, संकरण हेतु पर परागण आसानी से किया जा सकता है। जैसा अभी मैंने बताया कि द्विलिंगी पौधे में क्या है, उसके मेल वाले जो पार्ट को निकाल कर क्या है उसमें पर परागण की क्रिया कराया जाता है। तो जिसमें ऐसे द्विलिंगी पुष्प में नर पुष्प को निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन या फिर इमास्कुलेशन कहलाता है, जिसमें मेल पार्ट को काटकर अलग कर दिया जाता है पुष्प से। अगला है, मटर के पौधे में कई विपर्यायी लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। विपर्यायी लक्षण यानी कि अलग अलग कैरेक्टर, ठीक है, अलग अलग लक्षण, जैसे कि पौधा बौना है कि लंबा है, उसके मतलब फली किस तरीके से हैं, चपटे हैं कि श्रिंक वाले हैं, उनके बीजों का कलर किस तरीके से है, उनके फ्लावर का कलर कौन सा है। कलर में वैरायटी होता है, ठीक है, कलर में किस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि जो पुष्प का रंग है वो लाल है कि सफ़ेद है कि बैंगनी है। इस तरीके से सारे लक्षण क्या है अलग अलग दिखाई देते हैं एक साथ। अगला क्या दिया है, स्वपरागित होने के कारण मटर के पौधे आनुवांशिक रूप से समयुग्मजी या फिर समयुग्मी होते हैं। इनके फलस्वरूप पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध लक्षण वाले बनते रहते हैं जब उनमें क्या होता है, स्वपरागण होता है। स्वपरागण की क्रिया में ये हमेशा क्या है, हमेशा ये होमोजाइगस कंडीशन में रहेंगे। होमोजाइगस क्या होता है इसको भी देखेंगे, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में रहते हैं और साथ ही साथ शुद्ध लक्षण वाले जो पौधे हैं वो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते हैं। इमास्कुलेशन हो गया जिसमें मेल पार्ट को काटकर अलग कर दिया जाता है। अगला क्या है, F1 संतति के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। अब ये F1 क्या है, ये F1 को बोला जाता है जनरेशन 1 या फिर पहली पीढ़ी। जैसे क्या है, दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधों को लेकर, ठीक है, या फिर चलिए इस तरीके से देख लीजिए, इसको आप लोग डायग्राम के थ्रू ही समझेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है रहेगा। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आगे ये आप लोग जान जाएंगे कि F1 क्या होगा, F2 क्या होगा। ये जनरेशन होता है, जनरेशन में किस तरीके से पौधे प्राप्त होते हैं। F1 जनरेशन में अलग पौधे प्राप्त होते हैं, F2 जनरेशन में अलग अलग पौधे प्राप्त होते हैं, उनको भी हम लोग डिटेल में पूरा देखेंगे। अभी चलिए हम लोग जो मटर का पौधा है उसके क्या क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 7, ठीक है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर बताया गया है और साथ ही साथ उनके प्रभावी गुण और अप्रभावी गुणों के बारे में भी बताया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, तभी आपका आगे ये बनेगा, प्रयोग समझ में आएगा कि हमेशा आपको याद रखना है प्रभावी कौन से लक्षण होते हैं और अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर लक्षण है मटर के बीज की आकृति, ठीक है, मटर के बीज की आकृति किस तरीके से होती है, गोल चिकने बीज होते हैं। आप लोग मटर के बीज को इमेजिन कीजिए, एक मटर होता है जो कि गोल होता है और चिकना होता है, ठीक है, गोल होता है और चिकना होता है। जैसे कि उसका रंग क्या है, उसका रंग होता है ये फली का रंग बोला है बीज पत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है। यानी कि जो मटर होते हैं उसका कलर क्या रहता है, बीज का कलर पीला होता है, वो गोल होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, चिकने होते हैं, ठीक है, ये तो एक हो गया। दूसरा में क्या होता है, दूसरा बीज हरा मटर होता है। हरा मटर में देख सकते हो यहाँ पर ये हरे कलर का रहता है, साथ ही साथ उसमें क्या रहते हैं, झुर्रीदार होते हैं, उसमें सिकुड़न होती है। आप लोग हरा मटर देखे होंगे उसमें किस तरीके से सिकुड़न होती है। तो ये जो गोल होता है, ठीक है, गोल
मटर होता है, ठीक है, वो प्रभावी होता है। और अप्रभावी क्या होता है, झुर्रीदार होते हैं। जो झुर्रीदार होता है वो अप्रभावी गुड़ होता है। उसी तरीके से इनके बीज पत्र का रंग क्या है, पीला होता है और इसका हरा, पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी, ठीक। पुष्प का रंग लाल, इसमें सफ़ेद, इसी में आपका आ जाएगा बैगनी, ठीक है। बैगनी भी क्या होता है, वो अप्रभावी होता है। अगला क्या दिया है, फली की आकृति। फल की आकृति तो कैसी होती है, चिकनी होती है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, संकीर्णित, मतलब जो फली होता है आप लोग देख चलिए इसको देख लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया फल की आकृति। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये क्या है, पूरा चपटा है, ठीक है, चपटा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा संकीर्णित में, ठीक है, इस तरीके से ये संकीर्णित रहेगा और ये पूरी तरीके से ये फ्लैट होते हुए जाएगा, जिसको बोल सकते हो चिकनी या फिर चपटा, ठीक है। चपटे आकृति के होते हैं ये, और ये थोड़े से क्या रहते हैं, संकीर्णित रहते हैं इस तरीके से। अगला क्या दिया है, फली का रंग क्या होता है, हरा होता है और यहाँ पीला। पुष्प की स्थिति, ये क्या होते हैं, कक्षस्थ होते हैं और ये अग्रस्थ होते हैं। कक्षस्थ यानी कि ये मतलब कक्षस्थ में आप लोग जैसे ये हो गया, तो इस कंडीशन में ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये कक्ष, ये यहाँ से निकलेगा ये, लेकिन अग्रस्थ में क्या आ जाएगा, ये आगे से ये निकलेंगे, ठीक है। ये 11वीं में आप लोग पढ़े हो, कक्षस्थ कलिका क्या होता है, अग्रस्थ कलिका क्या होता है। पौधे की लंबाई क्या होता है, ये लंबा होता है, लंबा ये डोमिनेंट होगा ना, इसको भी आप लोग को देखना है, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट यानी कि प्रभावी होता है, रिसेसिव यानी कि अप्रभावी। तो ये लंबा होते हैं और ये बौने, इस तरीके से दो कैरेक्टर इसके अलग अलग पाए जा रहे हैं। इस तरीके से डायग्राम के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हो। जो अभी हम लोग देखे हैं उसी का ही है ये, उससे अलग नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेंडल के सफलता के कारण क्या हैं, और मतलब जब उन्होंने प्रयोग किया तो उस टाइम उसके अज्ञात रहने और असफल होने के क्या कारण हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि उनके सफलता के कारण में मेंडल को गणित की जानकारी थी, जिसके कारण वे परिणामों की गणितीय एवं सांख्यिकी विश्लेषण में सफल रहे। मेंडल भाग्यशाली रहे कि उन्होंने जिन 7 विपर्यायी लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया, उनके जीन्स या तो अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित थे अथवा एक गुणसूत्रों पर एक से अधिक जीन्स स्थित थे, तो उनके बीच संलग्नता का अभाव था। यदि वे संलग्न ये इस तरीके से अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, जब हम लोग ये संलग्नता पढ़ लेंगे, ठीक है, तब जाकर आप लोग यहाँ पर आएंगे इन मतलब उनके सफलता के कारण में, कि उनके सफलता का कारण क्या था। अब देख लेते हैं हम लोग उनके असफल रहने का क्या कारण है। मेंडल किसी बड़े एवं विख्यात विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं थे, बल्कि वे एक छोटे से मोनेस्ट्री में पादरी अथवा क्या थे, शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। मतलब वो क्या है, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक, जाने माने वैज्ञानिक नहीं थे, बहुत ही छोटे से मतलब जगह से रिलेट करते थे, ना ही उनका जो यूनिवर्सिटी था वो प्रसिद्ध था, और वे क्या थे, एक मामूली से शिक्षक थे। इसी कारण उन पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने अपने शोध परिणाम को एक ऐसे स्थानीय पत्रिका या फिर जर्नल में प्रकाशित करवाया जिसका वितरण सीमित था। मतलब ऐसी पत्रिका यानी कि मतलब ये पूरा विख्यात नहीं था। मतलब उन्होंने अपना क्या है, जो भी उन्होंने परिणाम या फिर जो भी उन्होंने प्रयोग किए थे उसके बारे में उन्होंने क्या है, एक मामूली से पत्रिका के द्वारा ये छपवाया जिसका जो वितरण क्या था वो सीमित था। ये पूरे जैसे विश्व भर में या फिर मतलब सभी जगह ये विख्यात नहीं था, तो यह भी एक कारण है उनके असफल होने का। अगला कहते हैं मेंडल द्वारा प्रयुक्त सांख्यिकीय गणनाएं जटिल थी। वास्तव में इसे समझना उस समय के गैर गणितीय पृष्ठभूमि वाले जीव वैज्ञानिकों के लिए कठिन था।
यानी कि उस टाइम के लिए ये जो उनकी गणितीय सांख्यिकी थी उसको समझ पाना उनके लिए थोड़ा सा कठिन था। ठीक है, तो यह भी एक कारण है उनके असफल रहने का या फिर अज्ञात रहने का उनके प्रयोग का। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ देख लेंगे आप लोग कि जो प्रभावी गुण होता है जब इनका क्रॉस कराया जाता है यानी कि संकरण कराया जाता है तब इनको क्या है इस तरीके से अल्फ़ाबेट में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमने दो अलग अलग गुणों वाले मटर के पौधों को लिया, यहाँ पर एक कैरेक्टर के बीच में करा रहे हैं या फिर दो कैरेक्टर के बीच में करा सकते हैं या फिर तीन कैरेक्टर के बीच में भी हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एक कैरेक्टर का देख लेते हैं। जैसे कि बीज की आकृति, हम दो ऐसे पौधों को लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक प्रभावी गुण है और एक अप्रभावी गुण है, जिसमें उसके क्या है बीज की आकृति गोल है और एक में झुर्रीदार। तो देखिए यहाँ पर बीज का क्या है गोल है यानी कि राउंड है, तो सिर्फ जो प्रभावी है उसी का हम लोग लेंगे राउंड से आर। तो यहाँ दो हो जाएगा कैपिटल आर और झुर्रीदार में हो जाएगा ये स्मॉल आर। उसी तरीके से इसका क्या है बीज पत्र का रंग है क्या है पीला है, तो पीला को येलो बोला जाता है। यहाँ हो जाएगा कैपिटल वाई और हरा बीज पत्र के लिए हो जाएगा स्मॉल वाई। इसके जस्ट अपोजिट इस तरीके से ये नहीं होता दूसरे से, ये बीज पत्र का कलर पीला है तो इसका हरा इसी के साथ रह गई। ठीक है, उसी तरीके से पुष्प का रंग है यहाँ क्या है रेड है तो उसके लिए भी आर ही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से मतलब पौधे की लंबाई क्या है लंबा है तो टॉल है, टॉल से कैपिटल टी और बौना है तो स्मॉल टी। जब इस तरीके से ये समान रहते हैं तब इसको बोला जाता है समयुग्मजी। ठीक है, यानी कि होमोजाइगस, यहाँ पर वर्ड आया था होमोजाइगस कंडीशन होता है ये समयुग्मजी। और जब ये क्या रहते मिश्रित रूप में रहेंगे संकरित रूप में रहेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तब इसको बोला जाएगा हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी। ठीक है, चलिए अब जेनेटिक्स में प्रयोग होने वाले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में देख लेते हैं, उनको जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि इसमें फर्स्ट दिया हुआ है क्रॉस अथवा संकरण, ये बार बार ये वर्ड आएंगे। जो अभी हम लोग देखेंगे बेसिक चीज़ें वो बार बार बीच में ये आती रहेंगी, तो यहाँ पर आपको ये सारा चीज़ याद रहना चाहिए कि संकरण किसे कहते हैं या फिर संकरण को ही क्रॉस बोला जाता है। ठीक है, देखिए किसी जाति के भिन्न गुणों वाले किसी जाति के यानी कि वो एक ही जाति का भी हो सकता है। ठीक है, एक ही जाति के या फिर अलग जाति के भी करा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर चलिए हम लोग एक ही जाति के भिन्न गुणों वाले नर एवं मादा को लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया को ही क्रॉस या फिर संकरण कहा जाता है। एक ही जाति के रहेंगे लेकिन उनके गुण क्या रहेंगे भिन्न भिन्न रहेंगे। जैसे कि हम लोग मटर के पौधे में देखे थे, मटर के पौधे में जितने भी कैरेक्टर हम लोग देखे हैं वो एक ही जाति के हैं। ठीक है, एक जाति के हैं लेकिन उनके गुण जो हैं वो क्या हैं अलग अलग हैं। तो जब ऐसे पौधों के मेल और फीमेल के बीच क्या है मतलब उनके लैंगिक रूप से उनमें मिलाने की क्रिया ही क्या कहलाती है क्रॉस या फिर संकरण कहलाती है। अगला क्या है हाइब्रिड या फिर संकर। जब ऐसे ही दो भिन्न गुणों वाले जनकों के बीच क्या है लैंगिक जनन अथवा संकरण से प्राप्त या फिर जो उत्पन्न संतति होता है उसी को ही हाइब्रिड या फिर संकरण कहते हैं। यूनिट कैरेक्टर या फिर इकाई लक्षण, जीवों में पाए जाने वाले सभी लक्षण जो दो अथवा दो से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। लक्षण में आ जाएगा जैसे कि वह लंबा है मतलब लंबाई। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि इकाई लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए पौधों में क्या है उसका लंबा अथवा बौना होना एक इकाई लक्षण है यानी कि लंबाई। लंबाई के यहाँ पर क्या है दो रूप हैं। लंबाई के यहाँ पर दो रूप हैं, क्या क्या एक लंबा है और एक बौना है। उसी तरीके से फली का रंग भी बोल सकते हो आप लोग। फली का रंग में क्या क्या था
एक पीला था और एक हरा, तो उसके भी दो रूप हैं। तो फली का रंग उसका क्या होगा, इकाई लक्षण होगा। ठीक है, रंग, लंबाई हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, फल की आकृति। ठीक है, आकृति उसका क्या होगा, इकाई लक्षण होगा। आकृति उसकी कैसी है, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्या दिया है, युग्म विकल्पी अथवा एलिलोमॉर्फ एलिल्स। ठीक है, एलिल्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, इकाई लक्षण है। इकाई लक्षण में हमने क्या देखा, उसकी आकृति, उसके रंग, ठीक है, उसकी लंबाई, इस तरीके से है। तो ये जो एलिल होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके जो मतलब इकाई लक्षण के जो क्या है रूप पाए जाते हैं। इकाई लक्षण के दो रूप हैं यहाँ पर, तो उन्हीं रूपों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये एलिल। ठीक है, कि वह लंबा होगा कि बौना होगा, इसका डिसाइड करते हैं एलिल। और इकाई लक्षण ये मतलब जो होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, जीन के द्वारा। जीन के अंदर ही एलिल्स पाए जाते हैं, इतना याद रखिए। इकाई लक्षण के दोनों रूपों का नियंत्रण एक ही कारक के दो रूपों द्वारा होता है। ठीक है, कारक यानी कि जीन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बोला है, मतलब पहले क्या है, जीन को ही कारक बोला जाता था। कारक यानी कि फैक्टर बोला जाता था, लेकिन बाद में उसका नाम क्या हो गया, जीन हो गया, जीन नाम दिया गया, इस तरीके से, है ना। तो इकाई लक्षण के दोनों रूपों का नियंत्रण, इकाई लक्षण के दोनों रूप कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि वो लंबा है कि बौना है, इन दोनों रूपों का नियंत्रण क्या है, एक ही कारक है, यानी कि एक ही जीन। ठीक है, एक ही जीन के दो रूपों द्वारा होता है। दो रूपों द्वारा यानी कि यहाँ पर ये एलिल का बात हो रहा है। एलिल के भी यहाँ पर दो रूप पाए जाएंगे। ठीक है, दो रूप कैसे, एक छोटा के लिए और एक बौना के लिए, सॉरी, एक लंबा के लिए और एक बौना के लिए। ठीक है, कारक के इन दोनों रूपों को युग्म विकल्पी अथवा एलिलोमॉर्फ कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बैटसन एवं साउंडर्स ने कब किया था, 1902 में, मतलब इनके द्वारा दिया गया था। उदाहरण स्वरूप क्या है, टी, कैपिटल टी है। ठीक है, कैपिटल टी ये किसके लिए होता है, टॉल के लिए, यानी कि लंबा, एवं स्मॉल टी मटर के पौधों में लंबाई को नियंत्रित करने वाले कारक के दो एलिल्स हैं। यही दो एलिल्स हैं, ठीक है, जो कि होमोजाइगस कंडीशन में पाए जाते हैं। अगला क्या दिया है, लोकस। गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले ये वे विशिष्ट स्थान होते हैं जहाँ पर एलिल पाए जाते हैं। गुणसूत्र पर यानी कि ये एक तरीके का लोकेशन है। ठीक है, लोकेशन है किसका, एलिल का। अगला देखिए, समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस, ऐसी अवस्था जिसमें किसी कारक के यानी कि जीन के दो एलिल्स एक समान होते हैं, यानी कि ये क्या है, एलिल्स है ना, इतना याद रखना है आपको, एलिल्स है ये। किसी जीन के दोनों एलिल्स एक समान होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, समयुग्मजी कहा जाता है या फिर होमोजाइगस कहा जाता है। जैसे कि कैपिटल टी दोनों समान हैं और स्मॉल टी ये भी दोनों समान है। दोनों ही अवस्थाएं क्या हैं, होमोजाइगस अवस्था है। अगला है हेट्रोजाइगस या फिर विषम युग्मजी, ऐसी अवस्था जिसमें जीन के दोनों एलिल्स भिन्न होते हैं, विषम युग्मजी कहलाते हैं। जैसे कि क्या हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यह अवस्था क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पर इसका अंतर भी दिया हुआ है, क्या अंतर है इसको आप लोग देख लेंगे। अगला हम लोग बेसिक चीज़ पर चलते हैं। अब अगला आ गया है प्रभावी एवं अप्रभावी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जब किसी जीन में किसी लक्षण के दोनों भिन्न एलील उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो उनमें से कोई एक ही अपना असर दिखा पाता है। अब जाहिर सी बात है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्रभावी और अप्रभावी। तो जो लक्षण प्रभावी होगा, ठीक है,
हमने दो अलग अलग गुणों वाले क्या है पौधों को लिया है, उनके बीच क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। तो जब प्रथम पीढ़ी में हाइब्रिड यानी कि संकर प्राप्त होगा, उसमें वही कैरेक्टर शो होगा जो कि प्रभावी होगा, और जो अप्रभावी होता है उसका गुण शो नहीं हो पाता, अभिव्यक्त नहीं हो पाता। इस तरीके से है, मतलब अगला जनरेशन में प्रभावी गुण ही प्रदर्शित होते हैं और अप्रभावी गुण छिप जाते हैं या फिर अभिव्यक्त नहीं हो पाते। ठीक है, उसे ही क्या बोला जाता है, प्रभावी और अप्रभावी एलील। जो अभिव्यक्त नहीं हो पाता उसे अप्रभावी बोला जाता है, अप्रभावी एलील, और जो अभिव्यक्त होता है उसे क्या बोला जाएगा, प्रभावी एलील। अगला क्या दिया है, प्योर लाइन शुद्ध वंशानुक्रम। पौधों में लगातार क्या होता है, स्वपरागण जब होते रहता है, होने के कारण संततियों में सभी एलील्स क्या है, होमोजाइगस अवस्था में पाए जाते हैं। अतः ये पौधे प्रजनन द्वारा बिल्कुल समान लक्षणों वाले संतति उत्पन्न करते हैं। इन्हें शुद्ध पौधा तथा इस वंशानुक्रम को शुद्ध वंशानुक्रम कहा जाता है। तो ये तो स्पष्ट है। अगला क्या दिया है, जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा समझेंगे। जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप किसे कहेंगे। यहाँ पर वर्ड आया है जीनो, ठीक है, जीनोटाइप, और यहाँ आया है फिनोटाइप। जीनोटाइप ये बना है जीन से, फिनोटाइप से आ जाएगा ये लक्षण से, उसका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। ठीक है, उसका शारीरिक लक्षण वो किस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपको समझना है उसको। तो दोनों को ही आप लोग को निकालना होता है, इसका रेशियो अनुपात निकालना होता है। जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, फिनोटाइप अनुपात क्या है, इस तरीके से। तो चलिए इसको देखते हैं। जीन प्रारूप क्या होता है। जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने कब किया था, 1911 में किया था। उनके अनुसार किसी जीव में आनुवांशिक संगठन अथवा जीनों के विवरण को ही क्या बोला जाता है, जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, दूसरी ओर उसमें दिखाई देने वाले लक्षण जो उनके जीन प्रारूप एवं वातावरण के बीच अंतरक्रिया के परिणाम होते हैं, उन्हें ही फिनोटाइप कहते हैं। बस इसमें आप लोग को ये समझना है कि उसका जीनी की स्ट्रक्चर किस तरीके से है और उसका जो फिनोटाइप स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, वो किस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई देने वाले लक्षण किस तरीके से हैं। दूसरे शब्दों में जीव की बाह्य आकारिकी, ठीक है, बात में समझ में आ रहा है, जीव की बाह्य आकारिकी को ही लक्षण प्रारूप कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी एवं स्मॉल टी, ये सभी ये तीनों क्या है, पौधे की ये जीनोटाइप है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये एलील हैं, और एलील किस में पाए जाते हैं, जीन में पाए जाते हैं। तो जब ये जीनोटाइप की बात आती है तो आपको क्या देखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये कितने हैं संख्या में जब इनका अनुपात निकालेंगे तो। ठीक है, कैपिटल टी कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, स्मॉल टी कितने हैं, ये इनका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप स्ट्रक्चर और जीनोटाइप रेशियो। उसी तरीके से उनका लंबा अथवा बौना होना उनके जीन लक्षण प्रारूप होते हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये कैपिटल टी ये क्या है, किसका लक्षण है, किसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, टॉल यानी कि लंबा। ठीक है, लंबा जो पौधा होगा उसी के लिए तो ये यूज़ किया जाता है ना, तो ये हो जाएगा उसका फिनोटाइप, वो किस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है, उसकी आकार की संरचना किस तरीके से है, तो लंबा होना ये उसका क्या हो जाएगा, फिनोटाइप। उसी तरीके से यहाँ पर स्मॉल टी है तो ये किसके लिए होता है, बौना के लिए होता है, बौना मटर के पौधे के लिए,
तो ये बौना भी क्या हो जाएगा उसका फिनोटाइप। यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होता है। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी का इनके बीच संकरण की क्रिया होती है तो हमें प्रथम पीढ़ी में किस तरीके का कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप का संकर या फिर हाइब्रिड प्राप्त होता है। तो इसमें अभी हमने देखा कि प्रभावी और प्रभावी गुण में किस तरीके से गुण प्रदर्शित होते हैं। तो जब ये प्राप्त होता है प्रथम पीढ़ी में तो यहाँ पर सिर्फ क्या प्रभावी गुण ही प्रदर्शित होते हैं। तो प्रभावी गुण में ये क्या आ जाएगा, क्या है, ये पौधा लंबा होगा। ठीक है, लंबा पौधा हमको प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, देखो ये भी लंबा हो गया, ये भी लंबा हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, बौना हो गया। तो इस तरीके से कितने बौने पौधे हैं, कितने लंबे पौधे हैं, उन सभी का हम लोग फिनोटाइप रेशियो या फिर क्या है लक्षण प्रारूप अनुपात निकाल सकते हैं।